हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर के अंदर समास। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, समास होता क्या है। बच्चों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नवीन शब्द का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नवीन शब्द अर्थात सार्थक शब्द का जो निर्माण होता है उसे समास कहते हैं। ठीक है बच्चों। समास पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ध्यान देंगे कारक चिन्ह पे कि कारक क्या होते हैं। देखो बच्चों, कारक, पहले मैं एक वाक्य लिखता हूं आपके सामने, इससे सब क्लियर हो जाएगा कि कारक क्या होता है। जैसे बच्चों, राम ने रावण को तीर से मारा। ठीक है बच्चों। देखो, ये एक वाक्य है कि राम ने रावण को तीर से मारा। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि इस वाक्य के अंदर राम क्या है। राम एक कर्ता है। ठीक है बच्चों। अब इसमें जो मारना है ये क्या है, क्रिया है। ठीक है बच्चों। और तीर क्या है, इस वाक्य में तीर क्या है। बच्चों, तीर के द्वारा रावण को मारा गया। इसका मतलब तीर क्या है, तीर एक करण है। करण का मतलब जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है या किसी भी कार्य को करने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, किस चीज से मारा, तीर से। तो तीर क्या है, तीर यहाँ एक करण है। ठीक है बच्चों। लेकिन मारा किसको है, मारा रावण को है। इसका मतलब है रावण क्या है, रावण कर्म है। तो राम ने रावण को तीर से मारा। तो तीर क्या है बच्चों, तीर है करण। राम क्या है, कर्ता। अब देखो, कर्ता के साथ इस वाक्य में, कर्ता के साथ या राम के साथ इस वाक्य में क्या यूज हुआ बच्चों, ने। तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग हुआ है। तो ने क्या है बच्चों, यहाँ ने है कर्ता के लिए एक कारक चिन्ह। ठीक है बच्चों। लेकिन इस वाक्य में रावण क्या है, रावण है कर्म। तो रावण के साथ क्या प्रयोग हुआ है, रावण के साथ यूज हुआ है बच्चों को। इसका मतलब को क्या है, यहाँ पे को है। को क्या है, को एक कारक चिन्ह है, लेकिन किसका है, ये रावण का। और रावण क्या है यहाँ, कर्म। तो कर्म के साथ एक कारक चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है को। तो को क्या है, कर्म का कारक चिन्ह है। इसी तरीके से बच्चों, समास के अंदर कारक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। किस कारक चिन्ह का कहाँ इस्तेमाल होता है, किस कारक चिन्ह का कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, वो सभी चीज आज हम पढ़ेंगे। क्लियर, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। अब यहाँ बात हो रही थी समास की। समास की डेफिनेशन में आप लोगों को एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं बच्चों। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नवीन या सार्थक शब्द को समास कहते हैं। बच्चों, समास, देखो बच्चों, समास के प्रकार या भेद। ठीक है बच्चों। सबसे पहला होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव अव्ययी भाव समास। सेकंड होता है बच्चों द्विगु समास। थर्ड होता है आपके यहां द्वंद्व समास। फोर्थ है बच्चों कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। फिर होता है बच्चों तत्पुरुष समास। फिर होता है बच्चों बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो बच्चों कितने समास हुए, 1 2 3
4 5 और 6। ठीक है बच्चों, अगर एग्जाम के अंदर सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि समास के भेद या समास के प्रकार, तो बच्चों समास 6 प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें हम एक एक समास पर अलग अलग बात करेंगे, एक एक समास को अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, अलग अलग तरीके से पढ़कर देखेंगे। तो बच्चों यहां पर जो समास का सबसे पहले हम लेते हैं अव्ययी भाव समास। तो बच्चों अव्ययी भाव समास, यहां देखो बच्चों, अव्ययी भाव, अव्यय का मतलब, अब इसको हम अगर तोड़ के बच्चों देखें, अव्यय, ठीक है, अव्यय का मतलब क्या होता है भाई? व्यय का मतलब क्या होता है? व्यय का मतलब खर्च हो जाना, मतलब जिसकी कोई वैल्यू ना बची। लेकिन यहाँ अव्यय, जो चीज खर्च ना हुई हो, या इसका मतलब है कि इसकी अपने में एक वैल्यू होती है। अब अगर हम इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन की बात करते हैं बच्चों, तो अव्ययी भाव की जो डेफिनेशन है कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है बच्चों, अब अगर जब हम समास पढ़ते हैं तो बच्चों समास के अंदर अगर हम कोई सा भी समास पढ़ते हैं तो प्रत्येक समास के अंदर दो पद होते हैं, एक प्रथम पद या पूर्व पद और एक उत्तर पद। देखो बच्चों, एक होता है आपका पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। अगर हम कोई भी समास पढ़ते हैं तो सभी समास में दो पद होंगे, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। अब इसमें क्या है कि किसी समास का प्रथम पद प्रधान होगा, किसी समास का उत्तर पद प्रधान होगा, किसी समास का प्रथम पद विशेषण होगा, किसी का विशेष्य होगा, किसी के दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे। तो ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे, एक एक करके अलग अलग बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। तो अव्ययी भाव समास की डेफिनेशन बच्चों, जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। देखो बच्चों, यहां पर हम एक शब्द लिखते हैं, जैसे जन्म। ठीक है बच्चों, जन्म सभी बच्चे जानते हैं जन्म क्या होता है। जन्म का मतलब तो जन्म ही होता है, किसी भी जीव जंतु या मनुष्य का पैदा होना जन्म कहलाता है। लेकिन जन्म का मतलब तो जन्म है। लेकिन बच्चों अगर हम इसी जन्म के सामने या प्रारंभ में या पूर्व में कोई दूसरा शब्द जोड़ देते हैं, जैसे हमने यहां पर एक शब्द लगाया आ, तो बच्चों यहां पे दो शब्द हो गए। अब ये जो आ है ये है आपका पूर्व पद, और जो जन्म है बच्चों ये है आपका उत्तर पद। अब ये क्लियर आपको दिख रहा होगा, आ क्या है? पूर्व पद है, जन्म क्या है? उत्तर पद है। तो यहां पर दो पद हो गए। तो पूर्व पद, अब देखो जो जन्म है, जन्म का मतलब तो जन्म होता है, सिंपल सा कि पैदा होना। लेकिन अगर इसमें आ लग गया तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा आ जन्म। ठीक है, आ जन्म का मतलब क्या होता है बच्चों? आ जन्म का मतलब होता है पूरे जीवन या जीवन भर। ठीक है बच्चों, अब इस जन्म की डेफिनेशन चेंज हो गई, यह जन्म की परिभाषा बदल गई। लेकिन इस जन्म की परिभाषा बदली किस बेस पे है बच्चों? जन्म की परिभाषा बदली आ के बेस पे। जब इसमें आ को ऐड कर दिया गया या इसके प्रारंभ में या पूर्व में आ को जोड़ दिया गया तो जन्म की डेफिनेशन चेंज हो गई। तब ये क्या हो गया? आ जन्म। आ जन्म का मतलब जीवन भर। आ जन्म का मतलब बच्चों जीवन भर, मतलब सारे जीवन। तो ये जन्म का पूरा भी सारांश चेंज कर दिया किसने? आने। तो अब आप ये बताइए कि आ प्रधान हुआ कि जन्म प्रधान हुआ? इस शब्द के अंदर, आ जन्म के अंदर बच्चों क्या प्रधान हुआ? आ, क्योंकि आ के लगने से ही जन्म की डेफिनेशन बदल गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के अगर शब्द आते हैं जिसके अंदर पहला पद आपको प्रधान दिखाई दे, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि अव्ययी भाव समास के अंदर अधिकांश प्रथम पद उपसर्ग होते हैं। अब इसमें जैसे हम कोई दूसरा शब्द ले लेते हैं, देखो बच्चों यहां पर एक शब्द है पेट। बच्चों पेट सभी जानते हैं, स्टोमक, पेट हर जीव जंतु का होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन पेट का मतलब तो आपको पता पेट है। लेकिन अगर इसके स्टार्टिंग में या प्रारंभ में या पूर्व में हम एक पद जोड़ देते हैं जिसको बोलते हैं भर पेट। अब हमने जोड़ दिया भर। अब इस पूरे शब्द को क्या बोल सकते हैं बच्चों? हम इसको बोल सकते हैं भर पेट। तो इसका मतलब क्या है? इस पेट की अब डेफिनेशन हो गई। भाई पेट का मतलब पेट था, पेट बोल दो या स्टोमक बोल दो, लेकिन भर लगाने के बाद इस पेट की डेफिनेशन चेंज हो गई। अब क्या हो गया? भर पेट। भर पेट का मतलब
अगर कोई व्यक्ति आपके साथ है या कहीं गया है, घूमने गया है या आपके घर पे आया है, तो आप अगर उसको कुछ खाने के लिए देते हो तो क्या बोलते हो कि बेटा भर पेट खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब भर पेट, अब बात किस बात की आ गई, खाने की आ गई। तो इस पूरे पेट का सारांश ही चेंज हो गया, अर्थ बदल गया। किसकी वजह से बदला बच्चों, भर की वजह से बदला। अब भर क्या है, पूर्व पद है, और पेट क्या है, उत्तर पद है। तो अब दो शब्द मैंने आपके सामने बताए बच्चों, इन दोनों शब्दों से आपको क्या लगा कि प्रथम पद के ऐड होने के बाद ही उत्तर पद का अर्थ बदल गया, ठीक है। तो इसी अभी अव्ययी भाव के अंदर जितने भी पद आएंगे बच्चों इसी तरीके के आएंगे, ठीक है। अब जैसे एक आध शब्द और देख लेते हैं, जैसे यहां पर है शक्ति, ठीक है बच्चों। अब शक्ति का मतलब क्या होता है, शक्ति शक्ति होती है, शक्ति को आप पावर भी बोल सकते हो या किसी की सामर्थ्य बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इसी के सामने आप कोई शब्द जोड़ दो, जैसे यहां पे हम जोड़ देते हैं यथाशक्ति, अब यहां यथा लगा दिया, अब ये शब्द पूरा क्या हो गया, यथाशक्ति हो गया। अब यहां पे यथा लगने के बाद इस शक्ति का सारांश चेंज हो गया, अब ये क्या हो गया, यथाशक्ति। मतलब अब आपको वैसा कार्य करना है जैसी आपकी शक्ति हो, या जैसी आपके अंदर पावर हो, या जैसी आपके अंदर क्षमता हो। तो इस शक्ति का पूरा ही सारांश चेंज हो गया, किसकी वजह से, यथा के जोड़ने से। तो यथा पद इस पद के अंदर कैसा पद है बच्चों, पूर्व पद है, और शक्ति कैसा पद है, उत्तर पद है। तो बच्चों इन तीनों शब्दों से क्लियर हो गया होगा कि अव्ययी भाव समास के अंदर किस तरह के पद आते हैं या किस तरह के शब्द आते हैं। बच्चों जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो जिस समास का प्रथम पद प्रधान या उपसर्ग हो, ठीक है, वो अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं द्विगु समास की। देखो बच्चों द्विगु समास, बच्चों द्विगु समास के अंदर जो दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है बच्चों, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है बच्चों। द्विगु समास के अंदर जो पूर्व पद होता है वह क्या होता है बच्चों, वह होता है संख्यावाचक, ठीक है। पूर्व पद कैसा होता है, संख्यावाचक, ठीक है। इस समास के अंदर जितने भी पद आते हैं बच्चों उसका पहला पद संख्या को दर्शाता है। जैसे हम यहां पर एक शब्द लिखते हैं त्रिनेत्र, ठीक है बच्चों। अब नेत्र, अब अगर हम इसको अलग अलग देखते हैं तो पहला पद कैसा है बच्चों, त्रि, और दूसरा पद कैसा है, नेत्र। अब पहला पद जो त्रि है ये क्या है, ये पूर्व पद है, और जो नेत्र है ये क्या है बच्चों, उत्तर पद है, ठीक, पूर्व पद और उत्तर पद। लेकिन इसका पहला पद कैसा हुआ, त्रि, त्रि का मतलब तीन या थ्री। तो अब यहां संख्या कैसी आ गई, तीन, तो त्रिनेत्र मतलब जिसके तीन नेत्र। अब तीन नेत्र किसके होते हैं, महादेव के। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास होता है। या इसमें जैसे दूसरा शब्द कोई देख लेते हैं बच्चों, चौराहा, चौराहा। अब चौराहा का मतलब क्या है बच्चों, चार राहों वाला, मतलब जहां पर चार रास्ते एक जगह आकर जुड़ते हैं, या ऐसा स्थान जहां से चारों दिशाओं को रास्ता जाता है उसे चौराहा कहते हैं। तो चौराहा मतलब चार राहों का समूह या चार रास्तों का समूह, मतलब जहां चार रास्ते आकर मिलते हों या जहां से चार रास्ते शुरू होते हों उसे हम क्या बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब चार यहां पे भी संख्या आ गई, ठीक। अब इसी तरीके से जैसे दूसरा पद हम ले लेते हैं कोई, दोपहर, दोपहर का मतलब बच्चों दोपहर, दोपहर, दोपहर जानते हो बच्चों, पहर का मतलब होता है समय, दिन के अंदर जो समय होता है, जैसे हम सुबह से दोपहर तक को क्या बोलते हैं, सुबह का समय, दोपहर के बाद शाम का समय, ठीक है। इसी तरीके से दिन को पहरों में डिवाइड किया गया है। अब यहां बात हो रही है दोपहर। अब दोपहर मतलब दोपहर किसे कहते हैं, जब हमारे यहाँ 12 बज रहे हो, 12, 1, 2, वो टाइम दोपहर का होता है। तो बच्चों एक तो सुबह का समय और एक शाम का समय, दिन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो जहां पे आके दोनों समय मिलते हैं उसे हम दोपहर बोलते हैं। अब यहाँ पे संख्या क्या होगी, दो,
भाई ये भी संख्या है। ठीक है बच्चों, तो द्विगु समास के अंदर जितने भी पद होंगे या जितने भी शब्द होंगे उसका प्रथम पद संख्यावाचक होगा, और बच्चों दूसरा या उत्तर पद जो होगा वो आपका नॉर्मल पद होगा या मूल पद होगा। ठीक है, तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे हम द्विगु समास बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं द्वंद्व समास। देखो बच्चों, द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब क्या होता है? द्वंद्व का मतलब होता है एक तरीके से विरोधाभास। विरोधाभास, अगर शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? विलोम, एक दूसरे के अपोजिट। तो द्वंद्व समास के अंदर जितने भी शब्द आते हैं बच्चों, सब एक दूसरे के कैसे आते हैं? विलोम। कैसे शब्द आते हैं? विलोम। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास बोलते हैं। दोनों अपने अपने में प्रधान हैं, लेकिन दोनों ही पद प्रधान होने के साथ साथ एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं या विलोम होते हैं। ठीक है बच्चों, या अपोजिट होते हैं। देखो अब जैसे यहां पे हम एक शब्द लिखते हैं राजा रानी। ठीक है बच्चों, माता पिता, भाई बहन। ठीक है बच्चों, दूसरा द्वंद्व समास के अंदर, द्वंद्व समास के अंदर दोनों ही पद प्रधान होते हैं, लेकिन दोनों पदों के बीच में एक संयोजक शब्द भी लगा, वो सॉरी चिन्ह लगा होता है। लेकिन कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं ये आपको दिखाई नहीं देता। जैसे मैं आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं, ये है बच्चों धर्माधर्म। ज्यादातर अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन शब्द मिलते हैं। अब इनको देख के आप समझ जाते हो कि दोनों के बीच में एक डैश लगा हुआ होता है, लेकिन कहीं कहीं इस तरीके के शब्द भी आ जाते हैं जिनको बच्चे देख के कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ये कौन से समास में है। लेकिन बच्चों अगर आप इस समास का भी को अगर देखते हैं, देखो अगर इसका आप संधि विच्छेद करके देखेंगे बच्चों तो यहां पे क्या आएगा? धर्म प्लस अधर्म। ठीक है बच्चों, धर्म प्लस अधर्म। इसका मतलब, अब धर्म का मतलब तो सभी जानते हैं, धर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? पुण्य। और अधर्म का मतलब क्या होता है? पाप। क्या हुआ ये? पाप पुण्य हुआ। तो अब इसका मतलब दोनों ही अपोजिट है भाई, पाप का अपोजिट पुण्य और पुण्य का अपोजिट पाप, तो दोनों ही एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, विलोम है, लेकिन देखने में आपको नहीं लगा। तो इसी तरीके के शब्द भी इसके अंदर आते हैं, राजा राजा रानी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन। ठीक है, तो धर्माधर्म। तो इस तरीके के जो शब्द आते हैं या जिस समास के अंदर दोनों ही पद प्रधान होते हैं लेकिन प्रधान होने के साथ साथ एक दूसरे के विरोधाभासी या विलोम भी होते हैं, उस समास को हम बच्चों द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। ठीक है बच्चों, देखो कर्मधारय समास, इस समास का, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो लेकिन प्रथम और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो। लेकिन बच्चों इसके अंदर हमेशा विशेषण शब्द पहले इस्तेमाल किया जाता है और विशेष्य शब्द बाद में इस्तेमाल किया जाता है। विशेषण हम लोग पढ़ चुके हैं, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। बच्चों विशेषण वो होता है जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो बच्चों इस समास के अंदर भी दो पद होंगे, लेकिन दोनों ही पद में जो संबंध या रिलेशन होगा आपस में वो कैसा होगा बच्चों? विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा। इस समास के अंदर देखो बच्चों एक शब्द देखते हैं जैसे पीतांबर। ठीक है बच्चों, ये शब्द है पीतांबर। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं या अलग अलग तोड़ते हैं या समास विग्रह करते हैं, तो इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो बच्चों ये आता है पीत प्लस अंबर। ठीक है, पीत प्लस अंबर। अब ये क्या है? पीत, पीत है बच्चों पूर्व पद, अंबर क्या है? उत्तर पद। क्लियर बच्चों?
जिस समास का, अब देखो यहां पे सिंपल सा एक चीज देखो, अंबर का मतलब क्या होता है बच्चों? अंबर का मतलब होता है आकाश, ठीक है बच्चों, और कपड़ा मतलब वस्त्र। अंबर का मतलब आकाश भी होता है, अंबर का मतलब कपड़ा या वस्त्र भी होता है, ठीक है बच्चों। तो जिस समास का, देखो जिस समास का उत्तर पद प्रधान और प्रथम पद विशेषण होता है वह कर्मधारय समास होता है, ठीक है। तो पीला कपड़ा, अब पीतांबर का मतलब क्या हुआ? आपको सीधा सीधा देखने में क्या लगेगा? पीला कपड़ा, लेकिन इसका मतलब क्या है? पीतांबर मतलब पीले वस्त्र धारण करने वाला, ठीक है बच्चों, पीले वस्त्र धारण करने वाला अर्थात कृष्ण भगवान, ठीक है। अब पीत शब्द कैसा है बच्चों? पीला। अब पीला शब्द अगर ये है, पीत मतलब पीला, तो पीला शब्द अगर ये है तो ये क्या है अपने में? विशेषण। बच्चों कोई भी रंग अगर होता है तो वो क्या होता है? वो विशेषण होता है, ठीक है। अब इसके बाद आया अंबर, अंबर मतलब कपड़ा, तो पीला कपड़ा। अब ये कपड़ा, तो कपड़ा होता है बच्चों, ठीक है। अगर नॉर्मल बात करें हम क्लोथ्स या कपड़े की, तो कपड़ा कपड़ा होता है, लेकिन कपड़ा है कैसा? हम कपड़े को पहचानेंगे कैसे भाई? उसके कलर से, कि कपड़ा काला है, पीला है, नीला है, लाल है, जैसा भी होता है। तो कपड़े को यहाँ डिफाइन किया गया है किसकी वजह से? रंग की। तो कपड़ा कैसा है? यहाँ पीला, तो पीला पद कैसा है? विशेषण है। तो कपड़ा क्या होगा बच्चों? कपड़ा होगा विशेष्य, ठीक है। कपड़ा क्या होगा? विशेष्य। तो कर्मधारय समास के अंदर, अब देखो मेन तो कपड़ा ही है, मेन तो कपड़ा ही है, बाकी उसका रंग ही तो चेंज किया है, काला पीला नीला, रंग तो आप कैसा भी कर सकते हो, लेकिन कपड़ा कैसा है? कपड़ा पीला है। तो मेन चीज तो यहाँ कपड़ा है ना, तो प्रधान पद क्या होगा? प्रधान पद होगा कपड़ा, ठीक है बच्चों। प्रधान पद क्या होगा? कपड़ा। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद विशेषण होता है, क्या हुआ? ओके। देखो बच्चों, अब जैसे हम बात कर रहे थे पीतांबर में, तो अब यहां पे अंबर का मतलब कपड़ा था, अब कपड़ा यहां प्रधान है, लेकिन इस कपड़े की विशेषता क्या बता रहा है? पीला। तो इसका मतलब क्या है? पीला पद विशेषण हुआ और कपड़ा कैसा हुआ? विशेष्य। तो कर्मधारय समास के अंदर उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ इस समास के दोनों ही पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ विशेष्य होगा और प्रथम पद गौड़ होने के साथ साथ विशेषण होगा, ठीक है बच्चों। तो जिस समास का प्रथम पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो वह कर्मधारय समास होता है। अब नेक्स्ट इसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, जैसे जैसे नीलकंठ, ठीक है बच्चों। अब इसको हम दो पद में या समास विग्रह करते हैं तो इसमें दो पद बनते हैं, जैसे नील और कंठ। नील का मतलब बच्चों यहां होगा नीला, ठीक। अब कंठ का मतलब क्या होता है बच्चों? कंठ का मतलब होता है गला। अब गला क्या है? प्रधान पद है भाई, गला। भाई किसी भी व्यक्ति का गला, गाय भैंस जानवर का गला, गला तो गला होता है, लेकिन ये क्या है? प्रधान पद है। लेकिन गला है कैसा? सबसे पहली बात कि गला है कैसा? गला है कैसा? नीला, ठीक है बच्चों। गला कैसा है? नीला। नीला मतलब क्या हुआ? रंग, ठीक है बच्चों। तो जिस समास का प्रथम पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य, अब यहां पे गला कैसा हो गया? नीला। इसका मतलब है गला क्या है? विशेष्य है, और नीला क्या है? विशेषण है। तो जिस समास का पहला पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। लेकिन बच्चों अब अगर इस समास को कर्मधारय नाम दिया है तो ये भी कुछ सोच समझ के ही दिया गया होगा बच्चों। कर्मधारय, कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म का मतलब होता है बच्चों हम जो भी कार्य करते हैं वह कर्म होता है, ठीक है। अब जैसे हम नीलकंठ की बात कर रहे हैं बच्चों, अब ये शब्द है नीलकंठ। अब कंठ तो कंठ है, अब नीलकंठ कहा किसे जाता है बच्चों? कंठ कहा जाता है किसे? नीलकंठ किसे कहा जाता है? महादेव को। अब महादेव का गला नीला हुआ, कैसे हुआ भाई? सबसे पहली बात कि महादेव का गला नीला कैसे हुआ? सभी बच्चे जानते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय देवताओं के, क्योंकि समुद्र मंथन के समय राक्षस
या जिसको हम असुर बोलते हैं, राक्षस और देवता दोनों ही कर रहे थे। अब उसमें यह था जो जिसके भी हिस्से में आएगा वो उसका होगा। तो देवताओं के हिस्से में बच्चों विष आया था, विष का मतलब जहर। अब वो जहर आया तो देवता पीते तो मर जाते। तो उस समस्या का निदान करने के लिए महादेव ने वो विष पिया था, भोलेनाथ ने या शंकर भगवान ने। जब वो विष पिया था तो उस विष के पीने से उनका गला नीला पड़ गया था। अब सोचो बच्चों, इस पूरे प्रोसेस में महादेव ने जहर पिया, जहर पी के गला नीला पड़ा। अब जब गला नीला पड़ा तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने जहर पीने का काम करा कि नहीं करा? भाई जहर पीने का काम करा, इसका मतलब उन्होंने एक कर्म करा है, कौन सा? जहर पीने का। तो अगर इसको कर्मधारय समास बोला जाता है तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें कर्म की भी प्रधानता होती है। जैसे नीलकंठ, गला नीला पड़ा तो किसकी वजह से? जहर पीने की वजह से। इसीलिए नीलकंठ कैसा समास है? कर्मधारय समास है। अब जैसे हम बात करें पीतांबर, इसमें भी कर्म की प्रधानता है। भाई कर्म की प्रधानता देखो, पीला, अब कपड़ा तो कपड़ा है लेकिन उस कपड़े को रंगा गया होगा तभी तो पीला हुआ। तो यहां पे भी कर्म क्या गया? कैसा? उस कपड़े को रंगने का। अब जैसे एक शब्द आता है महादेव, अब इसको अगर हम समास विग्रह करते हैं तो महा प्लस देव, तो बच्चों देव, देव कौन हो गए? भगवान या देवता। लेकिन महा शब्द लग गया, विशेषता बता रहा है ना महादेव, कौन सा देव? जो महान है। अब महान क्यों कहा जाता है? भाई उन्होंने महानता वाला कोई ना कोई तो कार्य क्या होगा? भाई उन्होंने महानता वाला कोई ना कोई कर्म क्या होगा, इसीलिए वो महादेव हुए। भाई सिंपल सी देखो, सारे देवताओं को बचाने के लिए वो जहर पी गए तो क्या उन्होंने कर्म नहीं किया था? महानता वाले कर्म किए हैं तो इसीलिए वो महान हुए। तो महादेव किसके लिए बोला जाता है? शंकर भगवान के लिए। एक तो कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण उत्तर पद विशेष से होता है, पहली डेफिनेशन। दूसरा, कर्मधारय समास को कर्मधारय इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चों इस समास के अंदर जितने भी पद आते हैं उनमें कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूं कि इतना समझ में आया होगा और नहीं क्लियर आया होगा। तो ये कैसा समास है बच्चों? आपका कर्मधारय समास। अब बच्चों हम आगे देखते हैं नेक्स्ट, बहुब्रीहि समास। एक सेकेंड, बहुब्रीहि समास। ठीक है बच्चों, बहुब्रीहि समास के अंदर, बहुब्रीहि समास की डेफिनेशन है बच्चों, जिस समास के दोनों ही पद अप्रधान होते हैं लेकिन दोनों मिलकर एक नया नवीन शब्द बनाते हैं लेकिन उसका अर्थ विशेष निकलता है। ठीक है ना? इस समास के अंदर सबसे पहला कि इस समास के अंदर जितने भी शब्द आते हैं बच्चों, सबके सब या तो पर्यायवाची होंगे, ठीक है, या उनका कुछ एक अलग अर्थ निकलता है जिनको हम योग ऋण शब्द भी बोल सकते हैं। जैसे बच्चों इस समास के अंदर हम बात करते हैं दशानन या बच्चों चक्रपाणी, वज्रपाणी। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे दशानन, अब इसका 10 आनन, आनन का मतलब बच्चों शीश, आनन का मतलब शीश, 10 का मतलब संख्या हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे चक्रपाणी, तो चक्र पाणी का मतलब होता है बच्चों धारण करना, पाणी का मतलब क्या होता है? धारण करना। ठीक है बच्चों, अब इसका ये तो हुआ पूर्व पद, ये हुआ उत्तर पद, इसी तरीके से ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखो एक चीज ध्यान से देखो, दशानन 10 प्लस आनन दो अलग अलग पद हैं, पूर्व पद 10 है, उत्तर पद आनन है, दोनों ही शीश अपने में अलग है, संख्या अपने में अलग है। इसी तरीके से चक्रपाणी, चक्र अपने में अलग है, पाणी धारण करना अपने में अलग है, दोनों ही पद अलग अलग है, दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है, लेकिन दोनों ही पद जब मिलकर एक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं बच्चों तो उसका एक अर्थ विशेष निकलता है।
जैसे 10 प्लस आनंद को मिला के बना दशानन, दशानन 10 शीश है जिसके अर्थात रावण, तो रावण के लिए आया। तो उसी तरीके से 10 और आनंद को मिला के एक अलग अर्थ बना जिसको हमने सोचा भी नहीं था। उसी तरीके से जैसे चक्रपाणी, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु भगवान। भाई चक्र विष्णु भगवान रखते हैं, तो चक्र का अपना एक अलग महत्व है, पाणी का मतलब अपना अलग महत्व है। अब दोनों को मिला के एक नवीन शब्द बना चक्रपाणी, लेकिन उसका अर्थ विशेष बना चक्रपाणी मतलब विष्णु भगवान। तो उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे है वज्रपाणी, यहाँ पे क्या है वज्रपाणी, वज्र प्लस पाणी। तो बच्चों वज्र जानते हो, ये एक जो अपने इंद्र भगवान हैं उनका क्या है बच्चों, ये इंद्र भगवान का एक शस्त्र है, एक शस्त्र है। अब इससे वो क्या करते हैं, राक्षसों का संहार करते हैं। अब पाणी का मतलब क्या होता है, धारण करना, तो यहां भी धारण। अब वज्र एक शस्त्र हुआ, दोनों का अर्थ अपने में अलग अलग है, लेकिन वज्र पाणी, अब वज्र पाणी का मतलब वज्र को धारण करने वाला, अर्थात कौन हुआ, इंद्र। इसका मतलब अर्थ अलग निकला, अर्थ विशेष है। तो इस समास के अंदर बच्चों पर्यायवाची शब्द या जिनका अर्थ विशेष निकलता है, जिनको हम योग ऋण शब्द बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा सीधी सी कि जिस समास के दोनों ही पद अप्रधान हो लेकिन दोनों ही पद आपस में मिलकर एक नवीन शब्द बनाए तथा जिसका एक विशेष अर्थ निकलता हो, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा समास का, तो हम आज यहीं तक पढ़ते हैं। उसके बाद तत्पुरुष समास की बात है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से बताएंगे। तो आई होप कि सबको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है बच्चों तो उसके लिए हम कल बात करेंगे। ओके, जय भारत, जय हिंद।